सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज पंकज वाघेला और आज हम एग्जांपल 1.3 देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज and Newton's law for gravitational force between two stationary point mass both have a inverse square depends of the distance between the charges and masses respectively. First, A. Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. Number 1 for an electron and proton. For number 2 for two proton. B. Estimate the acceleration of the electron and proton due to the electric force of their mutual attraction when they are 1 angstrom 10 raised to minus 10 meter apart. Mass of proton is 1.67 into 10 raised to minus 27 kg. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बताया गया है कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना है, दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जो दो मासों के बीच वो भी कितना है, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर है। ठीक है, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसीलिए मैं इसे E से डिनोट करता हूं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है इसीलिए मुझे इसे G से डिनोट करता हूं। अब हमें क्या पूछा गया है कि हमें इन दोनों का रेशियो लेना है Fe बाई Fg का। पहले किसके लिए बताया गया है, देखिए पहले बताया गया है कि नंबर 1 करके बोला गया है कि फॉर अन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन, आप देखिए सॉल्यूशन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है इसलिए हम इस जो डिस्टेंस है उसको क्या कंसीडर करते हैं, आर कंसीडर करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया गया है 9.11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg, 9.11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 kg। ओके, मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दिया गया है, मास ऑफ प्रोटॉन देखिए 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 kg। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पर भी कितना चार्ज है और प्रोटॉन पर भी कितना चार्ज है। जो प्रोटॉन पर का जो चार्ज है वो है Q1 है वो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। जो Q2 है प्रोटॉन पर का चार्ज है वो भी कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम। याद रखना ये जो Q1 Q2 है वो किसके कैसे है, वो मैग्नीट्यूड के अंदर है, हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देंगे। तो ये जो Q1 है वो कैसा है, माइनस आएगा, और ये Q2 है वो कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो सबसे पहले हम Fe ढूंढते हैं, उसके बाद Fg ढूंढते हैं और दोनों का क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। चलिए तो सबसे पहले मैं Fe ढूंढने की कोशिश करता हूँ। Fe के लिए क्या होगा, K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, Q1 Q1 कितना है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 90 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 90, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है इसलिए मैं इसे आर स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो जो Fe आएगा वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो मैं वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट ही लिखवाता हूँ। तो जो मेरा कैलकुलेशन है वो है जो Fe है वो है 23.04 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 29 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है, ओके। चलिए ये तो हमने Fe ढूंढ लिया, अब हम क्या ढूंढते हैं, Fg ढूंढते हैं। चलिए ये मिल गए हमें Fe, अब हम ढूंढते हैं Fg। Fg कैसे ढूंढेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। G की वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11, M1 यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया गया है 9.11 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 31 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया है 1.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस
27 kg, ठीक है, अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन भी मैंने ऑलरेडी कर रखी है, तो आप भी कैलकुलेटर यूज करके वो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन है वो दिखा देता हूं। तो जो FG मिला वो मुझे मिला 101.47 इंटू 10⁻⁻69 अपॉन r²। ठीक है, चलिए अब हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था FE/FG। इसको A नंबर दे देता हूं और इसको B नंबर दे देता हूं। तो क्या करूंगा मैं? A/B। ठीक है, चलिए A/B करते तो क्या होता है? A क्या है? 23.04 इंटू 10⁻29 अपॉन r² डिवाइडेड, इसके डिवाइडेड में क्या आएगा? 101.47 इंटू 10⁻69 अपॉन r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो जो FE/FG आएगा वो कितना आएगा? FE/FG आएगा वो कितना आएगा? 23.04 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाई 101.47 इंटू 10⁻69। अगर मैं इन दोनों का जो आंसर है, तो वो मैंने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो वो मैं आंसर यहाँ पे लिखता हूं। FE/FG का आंसर तो वो आएगा 2.FE/FG इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻39। अगर मैं FG को यहाँ पे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा? FE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2.3 इंटू 10⁻39 FG। अब देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कितना स्ट्रांग है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये हमें पहला पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था कि एक बार इलेक्ट्रॉन है और एक तरफ क्या है? प्रोटॉन है। अब आगे देखिए, आगे के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आगे के क्वेश्चन में नंबर 2 करके पूछा गया है फॉर 2 प्रोटॉन। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था, उसकी जगह अब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और दूसरा भी क्या है? प्रोटॉन है, फॉर 2 प्रोटॉन। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन के लिए भी हमें क्या करना है? Fe और Fg निकालना है। Fe क्या है? ये दोनों एक दूसरे को कितनी फोर्स से रिपल्सिव करेंगे, और Fg क्या है? ये एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका बीच का डिस्टेंस नहीं दिए गए, तो इनके बीच का डिस्टेंस में मैं अभी क्या ले रहा हूं? R ले रहा हूं। ओके, चलिए फिर से करते हैं, Fe ढूंढते हैं। Fe ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन r²। K की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10⁻⁹ K Q1 यानी कि ये, और Q2 यानी कि ये, Q1 Q2 कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90, और ये भी क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूं। उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? r² रहेगा। ये हो गया Fe। चलिए इनका अगर कैलकुलेशन आगे करे तो क्या आएगा? 9 इंटू 10⁻⁹। देखिए ये हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा? 23.04 इंटू 10⁻29 अपॉन r²। ठीक है, चलिए अब देखिए ये तो Fe ढूंढ लिया। अब हम क्या ढूंढते हैं? Fg ढूंढते हैं। Fg ढूंढने में खास आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो इस बार यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए ये रहा है। एक बार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, एक बार मास ऑफ प्रोटॉन लिया था। यहाँ पे क्या लेंगे? हम मास ऑफ प्रोटॉन ही लेंगे। ठीक है, Fg का फॉर्मूला क्या है? Gm1 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r²। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। G की वैल्यू क्या आएगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27, और ये 2 बार है, तो मैं क्या करूंगा? इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, तो अभी मैं क्या रखता हूं? r² रखता हूं। और Fg जो ये कैलकुलेशन है ये मैंने ऑलरेडी करके रखी है, तो वो मैं कैलकुलेशन यहां पे लिखता हूं। देखिएगा ये जो कैलकुलेशन है वो है हाँ
ये कैलकुलेशन आएगी एफ जी की जो वैल्यू है वो आएगी 18.60 इंटू 10⁻⁻65 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये रहा एक इक्वेशन 18.60 और दूसरा इक्वेशन कहाँ रहा? ये रहा 23.04। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन लेंगे, एफ ई बाई एफ जी करेंगे। ये इक्वेशन, ये बी इक्वेशन, इसको मैं सी दे देता हूं नाम, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? डी नाम देता हूं। पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे, सी डिवाइडेड बाई डी करेंगे, एफ ई बाई एफ जी करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे मैं क्या करता हूं, एफ ई बाई एफ जी सी डिवाइडेड बाई डी करता हूं। सी डिवाइडेड बाई डी यानी कि एफ ई बाई एफ जी। चलिए एफ ई की कीमत क्या है? 23.04 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ जी की वैल्यू क्या है? एफ जी की वैल्यू है 18.60 इंटू 10⁻⁻65 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सी डिवाइडेड बाई डी किया यानी कि एफ ई बाई एफ जी जो हमें मिला वो क्या मिला? 23.04 इंटू 10⁻⁻29 अपॉन 18.60 इंटू 10⁻⁻65। अगर हम एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी करेंगे तो इसका आंसर ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। तो जो एफ ई डिवाइडेड बाई एफ जी आएगा वो आएगा 1.2 इंटू 10⁻36। अगर मैं यहां पे ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? एफ ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1.2 इंटू 10⁻36 एफ जी। तो ये देख लीजिए आप, दोनों आंसर एनसीईआरटी के हिसाब से है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम बड़ा है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्लियर है? ओके, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसी के अंदर उसी का एक स्मॉल पार्ट है, वो हमें क्या पूछा गया है कि देखिए जो थर्ड पार्ट है वो क्या पूछा गया है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और दोनों को एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम पर दूर रखा गया है, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो हमें क्या ढूंढना है? उसका एक्सेलरेशन ढूंढना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो प्रोटॉन है, और यहाँ पे देखिए पहले हमने किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। पहले हमें आर नहीं दिया गया था, अब जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें आर दे दिया है। आर कितना दिया हुआ है? 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर है? इस बार हमें ये आर दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। चलिए, तो जो सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल का वो देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? एक प्रोटॉन है, और इस बार इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? कुछ भी रटना नहीं है। आप देखिए, एक्सेलरेशन ढूंढने का फॉर्मूला एक ही है, F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ। अगर मैं इसमें से ए को सूत्र के बाहर निकालूं तो क्या होगा? A इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो मुझे क्या चाहिए? m मुझे पता है, यस। यहाँ पे आपको दोनों ढूंढना है, तो यहाँ पे m मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है मुझे। ठीक है, और f है, वो f हमने ऑलरेडी ढूंढ रखा है। ठीक है, चलिए तो देखिए पहले हम f ढूंढ लेते हैं। तो f ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर है। क्लियर है? चलिए, f इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या आएगी? 9 इंटू 10⁻9 इंटू q1 यानी कि 1.6 इंटू 10⁻90। q2 भी क्या आएगा? 1.6 इंटू 10⁻90। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, और इसके बीच का डिस्टेंस पहले नहीं दिया गया था, लेकिन अब दिया गया है, तो क्या आएगा? 10⁻10 स्क्वायर। क्लियर है? तो ये मुझे क्या मिल जाएगा? f मिल जाएगा। तो ये जो मुझे f की वैल्यू मिली है वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से आपको बता देता हूँ कि जो मुझे f मिला है वो है 23.04 इंटू 10⁻⁻
-9 न्यूटन। ठीक है, ये मुझे एफ मिल गया है। अब देखिए हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ मुझे मिल गया। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, AE इज इक्वल टू F/mE। ठीक है, अगर मुझे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ढूंढना है तो मैं क्या लिखूंगा, AP इज इक्वल टू F, दोनों के बीच में फोर्स तो सेम ही लगेगा, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अभी हम पहले एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मास कितना है 23.04 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था आपको याद है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इन दोनों का जब आप डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन से लिख रहा हूं। जो आंसर आता है वो है 2.52 इंटू 10⁻22 और यहां पे एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए ओके। अगर मुझे मास एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ढूंढना होता तो मैं क्या करता, मैं ये फॉर्मूला यूज करता, AP इज इक्वल टू क्या आएगा, F/mp। F हमें पता है, ये रहा F 23.04 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, डिवाइडेड बाय MP। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। अगर इन दोनों का आप डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो है 1.3 इंटू 10⁻90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खास आपको यह ध्यान रखना है कि हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, हमें एक्सेलरेशन ढूंढना था और एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू m है, और उससे हमने किसको बाहर निकाला, A को बाहर निकाला तो क्या हुआ, F/m। F हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया, दोनों के बीच का जो दोनों के चार्ज दिए हुए उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है तो हमने F ढूंढ लिया। और मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए गए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। तो हमने एक बार एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढा और दूसरी बार क्या ढूंढा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ढूंढा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1.4 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काफी लंबा है लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, काफी इजी एग्जांपल है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन समझने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वीडियो में कि एक बॉडी पर चार्ज Q है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है और उन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ऐसा हमने कूलम्स के लॉ में पढ़ा था, जो कूलम्स ने जो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर कैसे ढूंढा था, तो उन्होंने ऐसे ही किया था कि जो पहला बॉल था वो न्यूट्रल था और उसको एक चार्ज बॉल से कांटेक्ट में किया था, तो जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, उन दोनों के बीच में बराबर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो मेटालिक बॉल है, एक बॉल है A और एक बॉल है B। आप क्वेश्चन देखिएगा, फिगर देखिएगा। A बॉल पर स्टार्टिंग में इनिशियली कितना चार्ज है, 1 2 3 4 चार्ज है। B बॉल में स्टार्टिंग में कितना चार्ज है, 2 चार्ज है। ठीक है, और उन दोनों का बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब क्या कहा गया है कि A बॉल और B बॉल को हम इस दोनों बॉल को किसी और बॉल से किसको C और D, C बॉल से इसे कनेक्ट करते हैं और D बॉल से इसे कनेक्ट करते हैं। और ये जो C और D बॉल है, जो मेटालिक बॉल है, वो कैसे है, न्यूट्रल है। तो अब हमें पता है कि अगर एक पर 4 पार्टिकल है, एक पर 4 चार्ज है, एक पर 4 चार्ज है और दूसरा न्यूट्रल उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो दोनों के बीच में चार्ज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो C पहले न्यूट्रल था अब वो क्या हो गया, उस पर भी 2 चार्ज आ गया, और जो A पर पहले 4 चार्ज था वो कितना हो गया, हाफ हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियली क्या था, 2 चार्ज था, अब इसको न्यूट्रल बॉल के साथ कनेक्ट किया तो ये जो 2 चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 चार्ज है तो एक चार्ज B पे रहेगा और एक चार्ज कौन से पे रहेगा, D पे रहेगा। याद रखना यहाँ पर जो C और D थे वो कैसे थे, न्यूट्रल थे इनिशियली में, उसको कांटेक्ट कराने के बाद उस पर भी 2 चार्ज आ गया और इस पर भी 2 चार्ज आ गया। ठीक है, तो देखिए और फिर क्या किया
कि आफ्टर कांटेक्ट के बाद, अब कांटेक्ट के बाद इस पर कितना चार्ज है, इस पर 2 चार्ज है और इस पर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। तो अब उन दोनों बॉल को, मेटालिक बॉल को उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के नजदीक लाया और इस बार डिस्टेंस भी देखो आधा कर दिया। स्टार्टिंग में कितना था, 10 सेंटीमीटर था, अब जो डिस्टेंस है वो कितना कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, चलिए तो वो सब हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू के, देखिए यहाँ पे फुल चार्ज है तो अभी मैं क्या लिखूंगा, Q, ठीक है, Q अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, अभी मैं R एज्यूम कर लेता हूं, तो क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए ये कब की बात है, ये बात है बिफोर कांटेक्ट की। ठीक है, अब आफ्टर कांटेक्ट के बाद क्या होता है, आफ्टर कांटेक्ट के बाद आप लास्ट फिगर देखिए, तो आफ्टर कांटेक्ट के बाद क्या हुआ, चार्ज भी आधा हो गया और जो डिस्टेंस था वो भी हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया। तो जो अब जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो कितना लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू के क्यू बाई टू, क्योंकि अब जो पहले चार्ज Q था वो कितना हो गया, Q बाई टू, आधा आधा हो गया और इस बार डिस्टेंस भी आधा आधा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, R बाई टू और उसका होल स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, के क्यू 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आया, F इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब दोनों आंसर को, ये कब का आंसर है, आफ्टर कांटेक्ट। अब ध्यान से देखिए, आप दोनों आंसर को कंपेयर कीजिए, बिफोर कांटेक्ट के और आफ्टर कांटेक्ट के, तो दोनों का आंसर कितना आता है, सेम आता है। अगर चार्ज भी आधा कर दिया जाए और डिस्टेंस भी आधा कर दिया जाए, तो जो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। एक बार आप एनसीईआरटी से इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।